स्टार्ट। आदरणीय महोदय, हिंदी के लिए यह अवश्य ही गौरव का विषय है कि उसे भारतीय संविधान ने अखिल भारतीय भाषा का स्थान दिया है। इससे हिंदी भाषियों और हिंदी से संबंध रखने वाली सभी संस्थाओं का दायित्व बहुत बढ़ गया है। संविधान में हिंदी को यह ऊंचा स्थान दिए जाने का विशेष कारण यह था कि इसके जानने और बोलने वालों की संख्या भारत की दूसरी भाषाओं के जानने वालों से कहीं अधिक है। उन भाषाओं का भी अपना गौरव साहित्य है और उनके बोलने वाले अपनी भाषाओं के साथ प्रेम रखते हैं और उन पर गर्व करते हैं। इसलिए सभी ने हिंदी को जब वह स्थान दिया है तो यह समझकर नहीं कि उनकी अपनी भाषा किसी बात में कम है, पर यह समझकर कि राष्ट्रीय काम के लिए हिंदी का ही प्रचार और प्रसार सुगम और सुलभ होगा। हिंदी को अखिल भारतीय कामों के लिए प्रधानता देते हुए प्रादेशिक भाषाओं को यहाँ के कामों के लिए प्रधानता दी गई है। इसलिए यह अनिवार्य है कि जहाँ हिंदी का प्रचार हो वहाँ प्रादेशिक कामों के लिए स्थानीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाए और वे अपने सीमित क्षेत्र में अपना काम सुचारू रूप से करें। शायद यह कहना भी अनुचित न होगा कि हिंदी भाषी राज्यों में तो हिंदी का वही स्थान होगा जो किसी भी प्रादेशिक भाषा का उसके अपने राज्यों में, पर अन्य भाषा भाषी राज्यों में सीमित काम और अखिल भारतीय क्षेत्र में प्रायः सभी काम हिंदी द्वारा किए जाएंगे। हिंदी भाषियों का प्रयत्न यह होना चाहिए कि अहिंदी भाषियों ने जिस सद्भावना से हिंदी को राष्ट्रीय कामों के लिए स्थान दिया है, उसी सद्भावना से साथ वे हिंदी के प्रचार में तत्पर हों। हिंदी को किसी भी प्रादेशिक भाषा से होड़ नहीं है। सच पूछिए तो हिंदी भाषियों को अन्य प्रादेशिक भाषाओं का पोषक और समर्थक होना चाहिए। जिस प्रकार अहिंदी भाषी हिंदी के पोषक और समर्थक होना चाहते हैं, हिंदी भाषियों के व्यवहार और आचरण से यदि कहीं भूल से भी यह आभासित हुआ कि हिंदी अन्य सभी भाषाओं से अधिक समृद्ध, अधिक परिपुष्ट, साहित्य वाली या प्राचीन तथा नवीन विचारों और भावों को व्यक्त करने में अधिक शक्तिशाली भाषा है और इसलिए इसको अधिकार है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कामों के लिए यह राष्ट्रभाषा मानी जाए, तो इसका फल यह होगा कि अन्य भाषा भाषी हिंदी के प्रति ईर्ष्या करने लगेंगे और जो संविधान चाहता है वह काम पूरा नहीं हो सकेगा और हिंदी उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकेगी जो संविधान ने उसे देने का निश्चय किया है। दूसरे शब्दों में हमें हिंदी का प्रचार नम्रतापूर्वक करना चाहिए। मुझे यह कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि इस दिशा में नागरिक प्रचारणी सभा का दृष्टिकोण सदा से व्यापक और उदार रहा है। सभा के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने सदा ही अन्य भारतीय भाषाओं का समुचित आदर किया। यह सभा की परंपराओं के अनुकूल ही है कि हीरक जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रकाशन योजना बनाई गई। महोदय, इस उपग्रह पर मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि ऐसे विकास कार्यों को जारी रखा जाए जो सामाजिक न्याय पर आधारित हो और जिन्हें न्यायपालिका का समर्थन प्राप्त हो। अन्यथा पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण न तो पीने के लिए साफ पानी मिलेगा और न सांस लेने के लिए शुद्ध वायु और न ही आश्रय देने वाले वृक्ष ही रहेंगे। 21वीं सदी में संपूर्ण संसार मात्र शमशान भूमि तथा उद्योगों की छीजन और रेडियोधर्मी कचरे की कूड़ेदानी बनकर रह जाएगा। लोभी मानव को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं मारना चाहिए। वायु, जल, वनस्पतियाँ और पशु पक्षी मनुष्य जाति के अस्तित्व के अभिन्न अंग हैं जिन पर उसका भविष्य निर्भर करता है। सार्वभौमिक न्याय का यही मूल तत्व है जिसे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का रूप दिया जाना चाहिए। कुछ विशेष अपवादों को छोड़कर हमारे न्यायालय समझते हैं कि पर्यावरण संबंधी कानून से न्याय व्यवस्था भंग हो जाएगी और कानूनी अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि हमारे विधिवेत्ता और न्यायपालिका कानून के इन नए आयामों से परिचित ही नहीं अनभिज्ञ भी हैं। यह अधिनियम काफ़ी व्यापक है और इसमें विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों को शामिल किया गया है। अधिनियम में केंद्रीय और राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक मंडलों की स्थापना का प्रावधान किया गया है जो स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य करेंगे। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए स्थापित इन मंडलों
के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं: प्रदूषण मानक निर्धारित करना तथा उद्योगों के कचरे और वाहित मल को नदियों में बहाने के लिए स्वीकृति प्रदान करना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल केंद्र सरकार और राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण मंडल राज्य सरकारों के लिखित निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निर्धारित मानकों का अतिक्रमण और सहमति की शर्तों का उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड देने का प्रावधान किया गया है। तथापि इस अधिनियम के अधीन प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा शिकायत किए जाने पर या उसकी पूर्वानुमति से ही किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध पर विचार किया जा सकता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कार्य से जल प्रदूषण की आशंका हो तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उसे रोकने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। इस अधिनियम के द्वारा पानी के नमूने लेने, जांच और मुआयना करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडलों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जल प्रयोगशाला और राज्यों में राज्य स्तरीय जल प्रयोगशालाओं की स्थापना और विशेषज्ञों की नियुक्ति का भी प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। वाहित मल और उद्योगों के कचरे से होने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय स्वयं करने का अधिकार भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडलों को दिया गया है। यह अधिनियम लगभग ब्रिटिश अधिनियम की नकल है और प्रदूषण फैलाने वाले या उससे प्रभावित समुदाय दोनों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। महोदय, विधिवेत्ताओं ने इस अधिनियम की कमियों को बताया और कुछ मायनों में ब्रिटिश कानून से भिन्न होने के कारण यह उतना शक्तिशाली नहीं रहा। भारत में प्रदूषण निवारण के लिए अनेक प्राधिकरण और अधिकारी, अनेक प्रकार के नियंत्रण और अलग अलग कानून एक समस्या है जिससे कानून कमजोर पड़ जाता है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा जो लोग प्रदूषण के शिकार होते हैं वे प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्वीकृति के बिना सीधे न्यायालय में नहीं जा सकते। इससे जनता कानून से विमुख हो जाती है। अधिनियम की खामियों के कारण हाल ही में केरल उच्च न्यायालय द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मंडल का मुकदमा खारिज कर दिया गया। जल अधिनियम 1974 के अनुरूप वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 तैयार किया गया। खेद है कि अधिनियम का प्रारूप तैयार करने वालों और विधायकों ने इसके लिए समाजवादी राष्ट्रों के व्यापक पर्यावरणीय कानूनों की सहायता नहीं ली। यह बड़े हर्ष का विषय है कि वर्तमान कानूनों की कमियों को देखते हुए संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम 1986 का 29वां अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम काफ़ी व्यापक है और इसका क्षेत्र भी विस्तृत है तथा इसके अधीन भारत सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और किसी भी प्रकार के प्रदूषण को कम करने के लिए काफ़ी शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसमें जल, वायु आदि के मानक निर्दिष्ट करने और उद्योगों की स्थापना तथा खतरनाक पदार्थों के रखरखाव के संबंध में प्रतिबंध लगाने में सावधानी बरती गई है। पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होने वाली दुर्घटना से बचने और उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले प्रदूषणकारी तत्वों पर नियंत्रण के लिए अन्य उपाय करना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जा सकती हैं और विश्लेषक नियुक्त किए जा सकते हैं। दोषी निगमित क्षेत्र और सरकार के विभागों को भी दंड दिया जा सकता है। यद्यपि यह कानून काफ़ी साहसिक कदम समझा जा सकता है लेकिन संकट के समय निष्प्रभाव साबित हो सकता है। इन नए कानूनों में भयंकर दोष रह गए हैं। आश्चर्य है कि ध्वनि प्रदूषण जैसे विषय को छोड़ दिया गया। यद्यपि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हाल ही में इस संबंध में संशोधन किया गया है जिसे अभी लागू किया जाना है। जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता और अफसरशाही पर अत्यधिक भरोसा किया जाता है। कारोबार की स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध लगाए गए हैं और पर्यावरण सुरक्षा के कारण खतरनाक उद्योगों को नियंत्रित या मनाही की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार के अधीन प्रदूषक उद्योगों पर लगाए गए सारे प्रतिबंध वैध हैं। बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा को नष्ट होने या क्षति से बचाने के लिए अनुच्छेद के अधीन राज्य द्वारा औद्योगिक और कृषि कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा
सकता है। अनुच्छेद 39 ख के अधीन भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण, ताकि उनका सामान्य हित में सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए सेकंड डिबेट से डिक्टेशन थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।